Guys, am I audible? Yes, sir. देखो, perhaps आपने क्वेश्चंस किए तो होंगे, बट मेरे ख्याल से सबने शायद नहीं किए होंगे, तो आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग न्यू चैप्टर टुडे, एंड फिर किसी एक दिन हम लोग इसका डिस्कशन करें, ठीक है? Okay, sir. सो नया चैप्टर अपना कौन सा है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में एक्चुअली हाइड्रोकार्बन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 चैप्टर्स। तो वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम लोग एल्केन्स करेंगे, फिर हम लोग एल्कीन्स करेंगे, फिर हम लोग एल्काइंस करेंगे, एल्काडाइन करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर्स हमको करने हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के अंदर। अच्छा, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली में जो आप टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे ना, तो एक्चुअल चैप्टर्स यहाँ से शुरू होते हैं। आप एनसीईआरटी उठाकर देखोगे या महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक देखोगे, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली स्टार्ट होती है वो एल्केन्स से स्टार्ट होती है। ठीक है, बिकॉज रिएक्शंस वहीं से शुरू होती हैं। अभी तक तो केवल हम अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे थे कि जो चैप्टर्स आएंगे, व्हाट एवर रिएक्शंस वी आर गोइंग टू स्टडी, उनका मैकेनिज्म कैसा होगा, उनमें जो फैक्टर्स वर्क करते हैं रिएक्शंस के लिए, वो सब हम कर रहे थे जीओसी में, आइसोमेरिज्म में। ठीक है, और रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो ये सब चैप्टर्स फाउंडेशन बिल्ड कर रहे थे। रियल चैप्टर्स जो हैं वो एल्केन्स से शुरू होते हैं। और हर एक चैप्टर में हमें जो पढ़ना होता है वो क्या होता है? एक होती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, तो एल्केन की प्रिपरेशन हमको पढ़नी है। तो एल्केन की प्रिपरेशन जो है, एल्कीन से हो सकती है, एल्काइन से हो सकती है, एल्काइल हैलाइड से हो सकती है, अल्कोहल से हो सकती है, एल्डिहाइड से हो सकती है, कीटोन से हो सकती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब प्रिपरेशन वाले पार्ट में है। फिर इसी तरह से हमको दूसरी चीज पढ़नी होती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में 2 चीजें होंगी। एक होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये उतना डिस्कशन की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, बिकॉज ये हम केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, उससे बॉइलिंग पॉइंट प्रेडिक्शन पढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट प्रेडिक्शन पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं। तो ये पार्ट लगभग हमने किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत जहां पर एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है वहां पर करेंगे। ठीक है, और दूसरा आता है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये 2 प्रॉपर्टीज का पार्ट हो गया। अब मैं आपको एक, आप समझ लो कि एक गुरु मंत्र है आपके लिए। ये आपको याद रखना है जब कभी भी आप रिएक्शंस रिकॉल करें एग्जाम हॉल में, बिकॉज मेनी रिएक्शंस वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, तो अब इतनी रिएक्शंस याद रखना भी अपने आप में एक टफ काम है। तो उसके लिए एक पहले भी शायद मैंने ये चीज बताई है, बट फिर आप ये लिख लो नए सिरे से। एल्केन्स चैप्टर्स के नाम है और कुछ नहीं, बट इनका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्काइल हैलाइड्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। यहां से यहां आप जा रहे हैं या वहां से यहां आ रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। आप जब लेफ्ट की राइट की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और हम जब लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अगर मान लीजिए कि आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं एल्काइल हैलाइड, मान लीजिए चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्काइल हैलाइड और आपको प्रिपरेशंस लिखनी है, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे पहली प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन, दूसरी प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, तीसरी प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइन, चौथी प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल। देखो, आप
इतनी आसानी से आप ये लिख सकते हो सब, फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कितनी आसानी से आप यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड तक पहुंच गए। ठीक, जब आपने ये यहाँ तक देखा तो आपने बोला बाय ऑक्सीडेशन, यहाँ पर गए तो बाय रिडक्शन, है ना। कितनी इजीली आप ये सब लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब इसमें केवल याद रखने वाली चीज क्या होती है, वो होती है रिएजेंट्स का लिस्ट। तो रिएजेंट्स की लिस्ट आपको टाइम टू टाइम मतलब जो चैप्टर्स के हिसाब से मिलते रहेंगे, और फिर वो अपने आप उनको सेपरेट करके भी लिखना शुरू कर सकते हैं कि अच्छा ये वाला रिएजेंट 2 जगह यूज होता है, ये रिएजेंट 3 जगह यूज होता है। ठीक है, तो एक ही रिएजेंट के कई सारे फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक, सो एक जरा आप स्टार्टिंग से ही यहाँ से कॉपी करना शुरू कर दो। कॉपी कर लिया बेटा? मूव कर दे बेटा इसको। Yes, sir. देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्केन वाले पार्ट से। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। जो रिएक्शन जैसे आप 9th 10th में पढ़ते आए हैं या बोर्ड लेवल पे पढ़ते हैं, तो वो केवल रिएक्शन पे फोकस करते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, ज्यादातर रिएक्शंस का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, उनकी मैकेनिज्म्स को एनालाइज करेंगे, क्या जो दी हुई है वो किस तरह से दिया हुआ है, ये सब करना है। जैसे स्टार्टिंग करते हैं हम लोग सबसे आसान से, उसमें एल्केन बनाना है आपको। तो इस एल्केन तो एंड वाला पॉइंट है,
तो इससे इसके राइट में कौन लाई कर रहा है, एल्कीन एल्काइन, तो इनसे शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों के लिए याद रखना ज्यादा आसान यही है कि हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वो जो आपको मैंने स्टार्टिंग में गुरु मंत्र दिया हुआ है, आप उसको रिकॉल करिए और अपने आप समझ में आएगा कि आपको क्या लिखना है। तो एल्कीन एल्काइन से प्रिपरेशन आपने एक्चुअली 9-10 से पढ़ा हुआ है। अगर मैं जनरल मैनर में लिखूं, दिस इज एल्काइन, इसमें आप क्या डालते हैं, H2Ni, है ना, या फिर Ni के बदले आप Pd ले सकते हैं, Pt ले सकते हैं, निकल, पलेडियम, प्लैटिनम। टेम्परेचर करीब 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये 2 मॉलिक्यूल H2 का कंज्यूम करता है और इस तरह से एल्केन बन जाता है। ठीक है, फिर अगर मैंने इसी तरह से डबल बॉन्ड वाला ले लिया, मतलब एल्कीन ले लिया, इसमें भी वही चीज है, Ni, Pd और Pt। ये रिएक्शन जो है वो आपने 9-10 से भी पढ़ी है। ठीक है, अब हमको इसके आगे की कहानी पढ़नी है। पहले तो ये आप लिख लीजिएगा। हो गया, एक छोटा सा नोट लिखिएगा बेटा इसके बाद। The above reaction is carried out the above reaction is carried out by dissolving the above reaction is carried out by dissolving alkene or alkyne in a solvent ब्रैकेट में लिखना एग्जाम्पल C2H5OH। bracket close, and adding the metal catalyst, then exposing the mixture to H2 gas under pressure। लिख लिया सबने? यस सर। अब इसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। देखो, देखने में बहुत आसान सा लग रहा है कि भाई 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन आकर के 2 डबल बॉन्ड का कार्बन एटम्स हैं या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम्स हैं, उनके साथ अटैच हो गए। सिंपल सा एडिशन नजर आ रहा है। ठीक है,
अब इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो ये जितने भी आपने ये मेटल कैटलिस्ट ले रखे हैं यहाँ पर, चाहे वो निकल हो, पीडी हो या पीटी हो, इनका काम क्या है, ये करते क्या है, कोई बताएगा बेटा? 9-10 से ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, एनीबॉडी? चलो कोई नहीं, कोई ये बताएगा बेटा कि ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हमने अभी लिखी है प्रीवियस पेज में, वो एक्सोथर्मिक होंगी या एंडोथर्मिक होंगी? कोई ऐसी गेस करने को बोल रहा है, कहाँ बोल रहे हैं कि आपको आना ही चाहिए? एनीबॉडी? सर एक्सोथर्मिक। गुड। और कोई? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पे लो टेम्परेचर पे होनी चाहिए कि हाई टेम्परेचर पे? चलो कोई नहीं, आप बातचीत नहीं करती है उस पे, मैं नहीं पढ़ सकता बेटा, चैट बॉक्स में ऐसे बात नहीं करते। कोई नहीं, मैं अपनी तरफ से नोट करके लिखा देता हूँ, लिखिएगा। although although hydrogenation is exothermic, although hydrogenation is exothermic, but the activation energy is very high. रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। जिन बच्चों को ये आइडिया ना हो कि कैसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पहचान लेते हैं, तो उनको इस बात को देखना पड़ेगा कि ज्यादातर रिएक्शंस पे जिसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, तो एडिशन हो रहा है, यानी उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है, और जब रिलीज करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है कि H2 और एल्कीन आपस में जुड़ रहे हैं, तो इसको आप एक्सोथर्मिक बोलेंगे। और ये जो टेम्परेचर यहाँ लिखा रहता है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अगर हैं, तो लश-टिली प्रिंसिपल जो है हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, तो उसमें क्या पढ़ाते हैं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो लो टेम्परेचर्स पे कराई जाएंगी, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस उसके लिए टेम्परेचर हाई चाहिए होगा। बट यहाँ पर 200-300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लग रहा है, एक्चुअली में ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अब ये टेम्परेचर कैसे डिसाइड हो रहा है? ये होता है इस ग्राफ के बेसिस पे। लेट मी ड्रॉ, अगर मैं एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस या रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स इनका ग्राफ ड्रॉ करूं, ये ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी दिख रहा है ना, ये अनफॉर्चुनेटली इसके लिए बहुत ज्यादा है, यानी रिएक्शन स्टार्ट होने में प्रॉब्लम है। अगर रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो फिर रिएक्शन होता रहेगा, बिकॉज ये एक्सोथर्मिक है, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना कि रिएक्शन स्टार्ट कैसे हो। जैसे आप मान लीजिए कि कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बट वो पढ़ नहीं रहा है इसलिए मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उसमें ये बोला जाएगा कि पढ़ना स्टार्ट कर देगा तो उसका ब्रेन अच्छा है, वो अपने आप स्कोर करना शुरू कर देगा। तो वो जो बैरियर है ना, ये बैरियर कैसे बढ़ाया जाए? तो कई बार उसकी काउंसलिंग की जाती है, कई बार उसकी पिटाई की जाती है। पिटाई करोगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, काउंसलिंग करोगे तो बैरियर नीचे आ जाएगा। तो दीज आर डिफरेंट वेज बाय विच वो प्रोसेस कराया जा रहा है। तो जो कैटलिस्ट आप डाल रहे हो ना, वो कैटलिस्ट एक्चुअली बैरियर नीचे ले आता है, यानी समझ लो टाइप से काउंसलिंग कर दी गई तुम्हारी। और कई घरों में क्या होता है, पापा पिटाई कर देते हैं, और पापा पिटाई करेंगे तो तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो किसी न किसी तरह से प्रोसेस जरूर हो जाएगा। तो ये जो आपने यहाँ वाली एक्टिवेशन एनर्जी लिखी ना, इसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, EA। ठीक, और ये जो ऊपर है
यहां से यहां तक की, उसको लिखेंगे EA, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। गेटिंग दिस पॉइंट? और ये तो ट्रांजिशन स्टेट जानते हैं हम लोग। तो लिखेगा यहाँ पर कंटिन्यूएशन में, ऑल्दो हाइड्रोजनेशन इज एक्सोथर्मिक but the activation energy is very high. But the activation energy is very high. So metal catalysts are used, and they lower down the energy barrier. This way reaction proceeds with greater rate. They lower down the energy barrier, and this way reaction proceeds with greater rate. ग्राफ भी कॉपी कर लीजिएगा बेटा। कॉपी कर लिया बेटा सबने? यस सर। अब ये जो एनर्जी बैरियर नीचे आया, इसके कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? कैटलिस्ट। लेकिन ये कैटलिस्ट करते क्या है, तो वो आपको मैकेनिज्म एग्जैक्टली जब दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। तो जितने भी हम मेटल्स यहाँ लेते हैं, बिकॉज ये मेटल डिसॉल्व नहीं होते सॉल्वेंट्स में, तो हम इनको क्या करते हैं, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में लेते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं। तो समझ लो कि यहाँ पर आपने यहाँ पर आपने पाउडर्ड फॉर्म में ये मेटल कैटलिस्ट को ले लिया। ठीक है, ये आपने यहाँ पर मेटल कैटलिस्ट ले लिया, तो आप लिखेंगे यहाँ फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। और अच्छा, पाउडर फॉर्म में होगा तो इसको जो है रखने के लिए कुछ चाहिए, तो एड्सॉर्ब करते हैं। मैं तो इसको बोलते हैं फाइनली डिवाइडेड मेटल। इसको डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिटेड ऑन चारकोल। ठीक, उसके बाद जब सिस्टम में H2 आता है तो H2 एड्सॉर्ब हो जाता है। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, एड्सॉर्ब। ये आगे चल के फिजिकल केमिस्ट्री एक चैप्टर है जिसमें आपको एड्सॉर्प्शन सिखाया जाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं, एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ समझ लो कि ये H2 एड्सॉर्ब हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से फिर जब इसमें लेटर से आपने डबल बॉन्ड ले लिया, एल्कीन ले लिया, तो दैट आल्सो गेट्स एड्सॉर्ब। तो समझ लो कि ये HH है और यहाँ पर एल्कीन भी आ गया, एड्सॉर्ब हो गया, राइट।
अब ये जो है H बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ इंटरेक्शन शुरू होगा, यानी एक सरफेस प्रोवाइड किया गया। और वो सरफेस किसने प्रोवाइड किया बेटा? मेटल कैटलिस्ट। तो अगर वो मेटल कैटलिस्ट आया, सरफेस प्रोवाइड किया, तो उसकी वजह से रिएक्शन शुरू हो गई। ये बॉन्ड जो है पार्शियली ब्रोकन, ये बॉन्ड पार्शियली फॉर्म्ड, ये बॉन्ड पार्शियली फॉर्म्ड, ये बॉन्ड पार्शियली ब्रोकन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पार्शियली ब्रोकन, पार्शियली फॉर्म्ड, पार्शियली फॉर्म्ड, पार्शियली ब्रोकन। तो ये हमारे लिए क्या हो गई? एक ट्रांजिशन स्टेट की तरह काम करेगा। फिर फाइनली इसको आप जोड़ दो पूरी तरह से। यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर H आ गया। तो ये एक स्टेप वाइज ट्रांसफर हुआ H2 हाइड्रोजन एटम्स का फ्रॉम H2 मॉलिक्यूल टू एल्कीन। ठीक है, तो पहले इसको ड्रॉ कर लो, फिर मैं आपको इसका नोट लिखा देता हूँ। Done, sir. हो गया? लिखिएगा। metals are taken finely divided form. Metals are taken in finely divided form. Finely divided form and deposited on surface of charcoal. Deposited on surface of charcoal. These metals have very good adsorption. These metals have very good adsorption property. बार बार मैं बोल रहा हूं, एब्जॉर्प्शन नहीं है, एडजॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, सो when H2 and alkene are introduced, they get adsorbed on the surface of the metal. ठीक है, तो एक्चुअली में जो हाइड्रोजन है, ये जब आप पढ़ोगे आगे चल करके अपना
ये सरफेस केमिस्ट्री करके चैप्टर, तो वहाँ आपको केमिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, इन सब के बारे में बताएंगे, तो आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा उस टाइम पर। अभी के लिए केवल इतना लिखना है कि एड्सॉर्प्शन है, यानी एड्सॉर्प्शन होता है सरफेस फिनोमेना। अगर किसी को नहीं मालूम है तो वो ब्रैकेट में लिख देना, एड्सॉर्प्शन क्या होता है बेटा, सरफेस फिनोमेना। जैसे अगर आप सोचो कि कभी ग्लास में आप पानी डाल दो और फिर पानी बाहर फेंक दो, तो कुछ पार्टिकल्स चिपके रह जाते हैं वॉल्स पे, उसको एड्सॉर्प्शन कहते हैं। अब कॉटन आप ले लो, उसमें पानी डाल दो, तो दैट वो इनसाइड कॉटन चला जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। So that is the difference between adsorption and absorption. Adsorption is a surface phenomena, और हम यहाँ पर surface phenomena की बात कर रहे हैं। आगे लिखिएगा, when H2 and alkene are introduced, they get adsorbed on the surface of the metal, and फिर लिखिएगा, as a result, stepwise transfer of hydrogen atoms, stepwise transfer of hydrogen atoms from H2 to alkene, from H2 to alkene. अब आप ध्यान से सोचो कि ये जो हाइड्रोजनेशन है, वो आप मेरे को बताओ सेम साइड से हो रहा है या अपोजिट साइड से दो हाइड्रोजन आ रहे हैं एल्कीन की तरफ? सर सेम साइड से। सेम साइड से। सेम साइड से अगर H आएंगे तो उसको हम नाम देंगे सिन एडिशन। क्या बोलेंगे बेटा? SYN। सिन मतलब सेम साइड से एडिशन, सिन एडिशन। इसको जरूर लिख लेना। फ्यूचर में देयर आर रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे एंटी एडिशन वाली, बट अगर कोई आपसे पूछता है कि हाइड्रोजनेशन इज, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजनेशन इज सिन एडिशन। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? इज इट क्लियर? सर किसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन? क्या बेटा? किसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन होगा? अपने रिस्पेक्ट में। दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ से जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि एक हाइड्रोजन इधर से आ रहा है और एक हाइड्रोजन इधर से आ रहा है और बीच में एल्कीन है। ये तो कॉम्बिनेशन नहीं है। कॉम्बिनेशन कैसा हो रहा है? इधर से H आ रहा है, इधर से ही H आ रहा है। इसको सेम साइड बोलते हैं। हैप्पी? यस सर। इसको आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन लोगों को नहीं आता है सिन या एंटी, जरूर अच्छे से लिख कर रखे। हाइड्रोजनेशन इज सिन एडिशन। ठीक है, ये हो गया। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसको हटा दें बेटा, रिमूव कर दें। सबने कॉपी कर लिया जो भी लिखना था यहाँ। यस सर। मान लीजिए कि मैंने आपको एक एल्कीन दे दिया, सिस एल्कीन मान लीजिए, सिस एल्कीन हाइड्रोजनेशन लिखते हैं, सिस एल्कीन हाइड्रोजनेशन, और इसको लिख देते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब है कि इधर जो ग्रुप है वही ग्रुप इस तरफ भी है, जो ग्रुप्स लेफ्ट साइड है वही ग्रुप राइट साइड में भी है। ठीक, तो इसमें H2 को ऐड किया। बड़ा सिंपल तरीका है। देखो, याद है एक बार हमने एंटी एलिमिनेशन किया था E2 में, और वहां पर हमने फिशर प्रोजेक्शन से सॉहर्स में गए, सॉहर्स से फिर जो है हमने उसको रोटेट करके एलिमिनेशन कराया और फिर हमको एल्कीन मिल गया, सिस या ट्रांस। ठीक है ना? ये उसका उल्टा प्रोसीजर है। यहाँ एडिशन हो रहा है, तो एडिशन आपको इसमें कराना है, तो इसका डिजाइन थोड़ा ऐसा बनाए कि जिससे हमें सॉहर्स की फीलिंग आने लगे। ऑल्दो सॉहर्स का कोई लेना देना नहीं अभी के लिए, बट सॉहर जैसा लगने लगे। अब ये मान लीजिए मैंने लिख दिया CH3 C6H5 CH3 C6H5, किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स ऐड कर दो। अब हाइड्रोजन एटम सेम साइड से ऐड होते हैं, तो सेम साइड पे ऐड होने का मतलब क्या है? कैसे आप डायग्राम बनाओगे? ये मान लीजिए मैंने लेफ्ट राइट दिखाया तो ये बॉटम दिखा दिया, उसी तरह से उधर लेफ्ट राइट दिखाया तो बॉटम दिखा दिया। तो बॉटम पे क्या रख दोगे?
एच एच, और जो लेफ्ट राइट है वो जैसा था वैसा रख दो। एकदम आपको मैं सिंपल स्टाइल से सिखा रहा हूँ कि कैसे फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचे। किसी को कोई डिफिकल्टी है बेटा इसमें? No, sir. अब इसको आप फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो फिशर प्रोजेक्शन में कैसे बताया था मैंने, इसको पुश कर दो, यानी समझ लो कि सीधा हो गया। सीधा हो गया तो इसका जो डाउन था वो ऊपर ऐसा दिखाई देने लगे, इसका जो डाउन था वो यहाँ दिखाई देने लगे, और जो लेफ्ट राइट थे वो ऐसा सच रहेंगे। और जब भी हम लोग 100 हॉर्स से फिशर जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो डाउन है वो दोनों में डाउन डाउन होना चाहिए, सो दैट आपको वर्टिकल लाइन मिल जाए। ठीक, एक्लिप्स फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो ये आपको मिल गया। अब हो सकता है एग्जाम में ये तुम्हारा जो CS3 है वो तुम्हारा वर्टिकल लाइन में हो, या C6H5 तुम्हारा वर्टिकल लाइन में दिया हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको ध्यान से देखो। जब तुम इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है। क्या आप समझ पा रहे हो? Yes, sir. इस हाँ, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? Meso. मेसो कंपाउंड। यानी कि अगर सिस एल्कीन में हाइड्रोजनेशन कराया गया तो मेसो मिल रहा है, खाली ये होना चाहिए कि सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो इसको हम लोग याद भी कर सकते हैं। कैसे याद रखेंगे इसको? इसको आप ऐसा याद रख सकते हैं, एक तो तरीका है पुराना वाला, और एक सिंपल वाला ये है कि इसको आप CSM करके याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। C मतलब सिस एल्कीन, S मतलब सिनेडिशन, सिनेडिशन, और M मतलब मेसो। लेकिन इसकी कंडीशन मेसो होने की तभी है जब ये सिस एल्कीन सिमेट्रिकल हो। क्योंकि अगर सिमेट्रिकल नहीं हो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको कभी मिल ही नहीं सकता, समझे? इसलिए सिमेट्रिकल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये आप याद रख सकते हैं CSM करके। ठीक है, सिस एल्कीन, सिनेडिशन, मेसो। इसका जो कॉम्प्लिकेटेड वाला वर्जन है वो अलग है। उसमें उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, CS, और इसको याद रख सकते हैं ऐसा ई करके आ सकते हैं, एरिथ्रो करके इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि सेम साइड में एडिशन कराएगा। तो इसलिए सिस एल्कीन, सिन एडिशन, एरिथ्रो। बट ये मेरे ख्याल से आपके ज्यादा डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको याद रखना और कंडीशन यहाँ लिख देना कि यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, सिस एल्कीन सिमेट्रिकल। Symmetrical. हाँ, इफ नॉट सिमेट्रिकल, इफ नॉट सिमेट्रिकल तो यहाँ पर इनेंशियोमर मिल जाएगा। ये आप अलग से लिख दो, दैट इज इनफ है। ठीक, इसको आप कॉपी कर लो बेटा।
लिख लिया सबने? डन सर। अब इसी तरह से आप जरा इसके लिए सोचिए बेटा, ट्रांस एल्कीन हाइड्रोजनेशन। ट्रांस एल्कीन हाइड्रोजनेशन, तो ट्रांस एल्कीन में आप डिजाइन कैसा बना सकते हो? ये बना सकते हो, है ना? तो इसका आप, सॉरी ये तो सिस बन गया गलती से, एक CS, ठीक है। फटाफट इसके लिए सोचिए, सोचना क्या मैं खुद ही बता देता हूँ। इसमें जब आप H2 ऐड करेंगे तो आपको सेम साइड पे दिखाना है, तो इसको भी थोड़ा फिशर वाले स्टाइल में ड्रॉ कर दिया। और फिर इसमें 2 H2 डाल दिए। अब H2 देखो, या तो अबव द प्लेन आएगा या बिलो द प्लेन, क्योंकि डबल बॉन्ड तो प्लेन में स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए 2 पॉसिबिलिटीज बनती है। एक जैसे मान लीजिए इधर आपने डाल दिया तो प्लस अच्छा, प्रीवियस केस में ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां मेजो ही मिलना था, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने इसको कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि वो मेजो मिलने वाला था आपको। तो मेजो तो हमेशा मेजो ही रहेगा ना, वो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन से मतलब ही नहीं है। इसको जब तुम ड्रॉ करोगे तो जैसे यहाँ पर एक बार तुमने H ऐसा लिखा, C6H5 C6H5 CS3 ऐसा लिखा, तो दूसरा आपको मिलेगा C6H5 CS3 C6H5 CS3 यहाँ H। तो ये एक्चुअली आपको मिल रहे हैं क्या? अच्छा, मुझसे फिर गलती हो गई, यहाँ पर मुझे एक C6H5 यहाँ दिखाना चाहिए था, यहाँ CS3, नहीं तो मेजो हो जाएगा। यहाँ पर CS3 है तो यहाँ मैं CS3 दिखाऊंगा। इसको आप अच्छे से चेंज कर लेना C6H5, तो ये इनैंशियोमर हो जाएगा। पिछली बार जो मैंने लिख दिया था वो गलती से समझ लो पिछली बार वाला है, कि दोनों मेजो थे और आइडेंटिकल मेजो थे। तो उसको ठीक कर लेना। CS3 लेफ्ट है, C6H5 इधर है, C6H5 इधर है, CS3 इधर है। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे, ट्रांस एल्कीन है, सिन एडिशन है, और ये TSR करके याद रखना, 3 सीटर रिक्शा। मुंबई में जो ऑटो रिक्शा चलते हैं सब 3 लोगों को बैठने का वो है, 3 सीटर रिक्शा। ट्रांस एल्कीन, सिन एडिशन, और यहाँ लिख देंगे रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब हो गया इनैंशियोमर्स, ठीक है। इसको लिखो आप।
And sir, Wait, Yeah. sir. ट्रांस एल्कीन में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा आपको हाइड्रोजनेशन के बाद रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, प्रोवाइडेड वो काइरल वाला कार्बन होना चाहिए वहां। Done, sir. Done. इसमें एक दो चीजें आप ये लिख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक एग्जांपल जैसे मैं आपको दूं, ये इसका रिएक्शन H2 के साथ कराया, तो ये इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें क्या प्रॉब्लम है कि एक कार्बन पहले से कार्बन है, सॉरी काइरल है, वन कार्बन इज ऑलरेडी काइरल, और प्रोडक्ट जब आप देखोगे तो प्रोडक्ट में एक नया काइरल कार्बन आएगा, क्योंकि ये दोनों का HH दे दोगे, तो यहाँ पर देखो आपको एक काइरल मिल गया, ये पहले से काइरल है। कभी जब ऐसी सिचुएशन आए तो जो नया काइरल बन रहा है वो तो डेक्स्ट्रो और लेवो पहले से मतलब डेक्स्ट्रो और लेवो बनेगा, दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन जो पहले से काइरल है वो या तो डेक्स्ट्रो होगा या लेवो होगा। मान लो डेक्स्ट्रो है, तो यानी कि आपको जो प्रोडक्ट में मिलेगा वो एक नहीं दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक में DD और एक में DL कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो इसको आपको रट लेना है कि आपको, जैसे इसमें मान लीजिए D लिख दिया आपने, और दूसरा वाला आपको ये वाला तो डी रहने वाला है, इसमें तो कोई चेंज किया ही नहीं हमने, यहाँ पर एल भी मिल गया, तो आपको हमेशा डायस्टीरियोमर्स मिलेंगे। तो इसको क्या रट के रखेंगे बेटा, ऐसे कि वन कार्बन इज ऑलरेडी काइरल इन द रिएक्टेंट एंड वन वी आर गेटिंग इन द प्रोडक्ट, सो ओवरऑल वी गेट टू प्रोडक्ट्स एंड बोथ प्रोडक्ट्स विल बी डायस्टीरियोमर्स। अब इससे ज्यादा इसमें बताया नहीं जा सकता, इसको रट लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन जेईई एडवांस में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक, दोबारा बोल रहा हूँ, one carbon is already chiral in the reactant and we are not touching during the reaction that carbon, and one chiral carbon is created during the reaction, बना है। तो ऐसे सिचुएशन में दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनको क्या नाम देते हैं, डायस्टीरियोमर्स। ये लिख लेना, ये बड़ा स्पेशल है। अगर कोई भी काइरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है और केवल एक काइरल कार्बन प्रोडक्ट में आता है, तो उसमें रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। समझ में आया मेरी बात? अगर कोई भी काइरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है और प्रोडक्ट में एक काइरल कार्बन आ जाता है, तो उसको रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। ये सब अभी रिएक्शन इतनी नहीं डिस्कस कर सकते हैं, बट ये आप लिख कर जरूर रख लेना, ठीक है? हो गया बेटा, इसको हटा दें अभी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। पलेडियम या पलेडियम, इसके बदले ऐसा लिखिएगा, nowadays a better catalyst Rane-Nickel is used, RANEY, Rane-Nickel इसको बोलते हैं। Rane-Nickel क्या होता है, 50% निकल होता है, 50% एल्यूमिनियम होता है,
dissolved in NaOH. अभी तक हम लोगों ने केवल निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम सेपरेटली पढ़ा है। अब आप लिखिए रानी निकल भी हम लोग यूज करते हैं और वो काफी इफेक्टिव है, तो उसका कॉम्पोजिशन भी लिख लो आप। और एक एडम्स कैटलिस्ट है, वो भी आप लिख लो, क्योंकि नाम लिख कर दे दिए तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो वो PTO2 को हम एडम्स कैटलिस्ट बोलते हैं, ये भी आप लिख लो। बिल्कुल। लिख लिया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा, hydrogenation can be considered as stereospecific as well as stereoselective. याद करो हम लोगों ने स्टीरियोस्पेसिफिक और स्टीरियोसेलेक्टिव का डेफिनेशन लिखा था। स्टीरियोस्पेसिफिक भी बोलते हैं इसको और स्टीरियो सिलेक्टिव भी बोलते हैं। स्टीरियोस्पेसिफिक के लिए हम क्या बोलते हैं? different reactant giving different product from stereochemistry point of view. From stereochemistry point of view. ठीक है, ये अगर आप सिस एल्कीन उठा रहे हैं और मेसो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, ट्रांस एल्कीन उठा रहे हैं तो आपको रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है, तो ये ही स्टीरियो स्पेसिफिक चीज को बोलता है। फिर स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब होता है डोंट लुक एट द रिएक्टेंट्स, लुक एट ओनली प्रोडक्ट्स। ओनली प्रोडक्ट का मतलब है आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है मेसो मिलने की, आपके पास पॉसिबिलिटी है रेसिमिक मिक्सचर मिलने की। तो खाली मेसो मिल रहा है या खाली रेसिमिक मिल रहा है, यानी सिलेक्ट किया तुमने, उसको स्टीरियो सेलेक्टिव बोल रहे हैं। और इससे ज्यादा समझाया नहीं जा सकता इसमें, बाकी आप रट भी सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है।
डन बेटा, सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. फिर इसमें अब सोचिए ना, इतनी सारी डिस्कशंस हाइड्रोजनेशन पे केवल था, जबकि 9-10 में केवल रिएक्शन पढ़ा दी गई आप। Now so much we have discussed about hydrogenation. Next point लिखिएगा, hydrogenation is regioselective for less substituted double bond in the presence of more substituted double bond. Less substituted double bond in the presence of more substituted double bond. मतलब आप समझ लो कि मैं एक रिएक्शन आपको ऐसा देता हूं कि ये है ये, और इसमें मैं डालता हूं H2 और केवल एक ही मोल डालता हूं, तो बताइए वो कौन से डबल बॉन्ड पर रिएक्शन करेगा आपके नोट के हिसाब से? नीचे वाले पे। नीचे वाले, बिल्कुल सही बात है। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ लिख भी सकते हो मोर सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है जिसके आजू बाजू एल्कीन ग्रुप्स ज्यादा लगे। ये है लेस सब्स्टिट्यूटेड रिलेटिवली। तो इसीलिए एज पर नोट रिएक्शन इस पे नहीं हुआ, इस पे हो गया। इज द आंसर। ठीक है, ये आप लिख ऑलवेज। हाइड्रोजनेशन ऐसे ऑलवेज होगा। लिख लिया सबने, कॉपी कर लिया? और उधर लिखेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड is more reactive. Carbon carbon double bond is more reactive towards catalytic hydrogenation. Carbon carbon double bond is more reactive towards catalytic hydrogenation than most of the other functional groups such as CHO, aldehyde, C double bond O, ketone, C triple bond N, nitrile, COOH, carboxylic acid, COOR, ester, etc. और सर कैटालिस्टिक के बाद क्या था? एक बार और बोल देता हूँ। Most of the functional groups such as CHO, aldehyde, C double bond O, ketone, C triple bond N, nitrile, COOH, carboxylic acid, COOR, ester, etc. सर कैटालिस्टिक के बाद क्या था? एक वर्ड क्या चीज? कैटालिस्टिक के बाद क्या था वो? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इसको केमोसिलेक्टिविटी भी कहते हैं। आप चाहिए तो ब्रैकेट में लिख देना, दिस इज केमोसिलेक्टिविटी, यानी केमिकल रिएक्शन, रिएक्टिविटी अलग हो गई। अब आप इसको ऐसे सोचो कि एक, मान लीजिए मैंने ये दे दिया और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड है और तुमको मैंने यहाँ लिख दिया H2PD और यहाँ लिखा है 1 मोल, तो आप प्रोडक्ट बताइए। इसमें भी H2PD लिखा है, यहाँ लिख दिया 1 मोल, तो प्रोडक्ट क्या होगा? सिंपली Sir, double bond
एल्केन बन जाएगा। यस, बस इतना आपको करना था। यस, सच रहेगा। ये वाला हिस्सा केवल रिड्यूस हो गया, आप या ऐसा लिख लो। कॉपी कर लिया सबने? अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जिसको आप क्वेश्चन में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करके भी बोल सकते हो। ये शायद थोड़ा बहुत मैंने जीओसी में पढ़ाया होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलो या रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलो, ये एक्चुअली सबसे पहले तो आप उसमें कितने पाई बॉन्ड्स है ये चेक कर लोगे, है ना। पाई बॉन्ड्स आप चेक कर लो, जितने पाई बॉन्ड्स होंगे उतना वो रेट ऑफ हो जाएगा। या आप अगर ज्यादा टैलेंटेड हैं तो स्टेबिलिटी पे जज कर लें, ठीक। इसके अलावा जो ज्यादा काम का नहीं है वो है सरफेस एरिया ऑफ मेटल। सरफेस एरिया ऑफ मेटल कैटलिस्ट, ठीक है, ये स्टाइल होता है। अब इसमें सिंपल ये रहता है कि जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो एक ट्रिपल बॉन्ड मान लीजिए आपने ये ले लिया है ना, तो इसमें ज्यादा पाई बॉन्ड है। फिर डबल बॉन्ड पे आप पॉसिबिलिटी कई सारी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपने ऐसा अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ले लिया, फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ले सकते हो, फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ले सकते हो। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में आपका सिस एल्कीन आता है, ट्रांस एल्कीन आता है, और एक नॉर्मल एल्कीन उसी में बनता है। जैसे मैं अगर लिखूं तो ये मेरे लिए सिस एल्कीन हो गया,
और इसी तरह से मैं ट्रांस लिख सकता हूँ लाइक दिस। फिर इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ नॉर्मल वाला, ये। ठीक, ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है और लोग अक्सर भूल जाते हैं। इन दोनों में तो देखो कंपैरिजन करना बहुत आसान है, राइट? ट्रांस एल्कीन को हम बोलते हैं मोर स्टेबल और सिस एल्कीन लेस स्टेबल। तो ट्रांस मोर स्टेबल देन सिस, ये आपको आइडिया होना चाहिए। और इसमें क्या रहता है कि यहाँ पर क्या है कि कार्बन का एंगल, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, सी वाला जो बल्की ग्रुप्स है। लेकिन अगर हाइड्रोजनेशन करा दोगे तो यही बॉन्ड एंगल 109 हो जाएगा और वो क्लोज आ जाएंगे और वो स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप्स हैं, मतलब रिपेल करते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि हम पास आए। और अगर वो पास नहीं आना चाहते हैं, इसका मतलब है कि वो इसी फॉर्म में रहना चाहेंगे और इसी फॉर्म में रहने का मतलब है उनकी वो ज्यादा स्टेबल है। तो ये छोटी सी चीज है। इसके बाद आप इसको और सब्स्टिट्यूटेड बना दो, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बना दो, ऐसा। और फिर लास्ट में आप इसको टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बना लो। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया मुझे, आप टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड समझ के लिख दीजिएगा। ठीक, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला केस है, डाई सब्स्टिट्यूटेड। इसको आप कॉपी कर लेना। और स्टेबिलिटी निकालने का आसान सा तरीका कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है, हम लोग क्या चेक करेंगे? फॉर स्टेबिलिटी चेक हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा यहाँ पर उतने हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ जाएंगे, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कॉपी कर लो बड़ा।
कर लिया बेटा? Yes, sir. ये हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर है बेटा, हाइड्रोजनेशन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो भी आप लिखें। एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर लिख लो, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर इस तरह का है कि एक अगर मैंने अगर लिखा एक डबल बॉन्ड, फिर दो डबल बॉन्ड, लेकिन दो डबल बॉन्ड में एक में रेजोनेंस हो रहा है और एक में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो रेजोनेंस जो हो रहा है उसका स्टेबिलिटी क्या होगा बेटा? रेजोनेंस जिसमें हो रहा है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, है ना? जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, और इस तरह का आप एक लिख लो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के मामले में। अब इसमें अगर तुमसे ये बोला जाए कि बेटा बेंजीन को कहाँ फिट करोगे, तो आप थोड़ा सा हेजिटेट करोगे। क्यों? क्योंकि अगर बेंजीन के लिए हम बात करें तो 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो आइडियली पाई बॉन्ड ज्यादा है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होना चाहिए बेटा? Yes. ज्यादा। ज्यादा होना चाहिए। बट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इतना इसमें इसलिए नहीं ज्यादा हो पाता है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो गई, राइट? तो ये एक बीच वाली, अगर मैं केवल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो इसमें एरोमेटिसिटी वाली स्टेबिलिटी है, रेजोनेंस भी हो रहा है यहाँ पर, तो आइडियली फिर ये पीछे हो जाता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के बेसिस पे जाएंगे तो इसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अब ये इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर, क्योंकि ये अपने आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर फिट कर दीजिए। ये आपके लिए एक एक्सपेरिमेंटल डेटा हो गया, आप ऐसा मानकर चलिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी हो गया आपका। और चलिए ये भी हो गया। एक और नोट लिखेगा यहाँ पर, इसको हटा दें बेटा सर, ये कॉपी कर लिया। यस सर। इसमें एक पॉइंट ये लिखिएगा, अभी तक हमने जो भी कैटलिस्ट पढ़ा है ना, निकल, पीडी, पीटी, ये क्या है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। और अगर डिसॉल्व नहीं होंगे तो इनको, इन हाइड्रोजनेशन को हम हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन। क्यों हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन बुला रहे हैं? कि whatever catalyst we have used, that catalyst is not soluble in solvent। ठीक, एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट डिस्कवर किया गया जिसको बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। सो इफ यू यूज दैट कैटलिस्ट तो हम हाइड्रोजनेशन को होमोजेनस हाइड्रोजनेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मेटल कैटलिस्ट, जैसे निकल, पीडी, पीटी, व्हेन यू यूज दिस कैटलिस्ट इट इज हेट्रोजेनस हाइड्रोजनेशन। और होमोजेनस कब बोल रहे हैं? होमोजेनस हाइड्रोजनेशन। होमोजेनस हाइड्रोजनेशन कब बोलेंगे? जब हम विल्किंसन कैटलिस्ट यूज करेंगे।
Wilkinson catalyst. C6H5 whole thrice P whole thrice RH मतलब रोडियम होता है। आपको एक चैप्टर आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें आपको एक चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। तो इतना ज्यादा अभी सोचने की जरूरत नहीं है, केवल इतना लिख लो कि नॉर्मली मेटल कैटलिस्ट्स आर नॉट सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, दैट इज व्हाई हाइड्रोजनेशन इज कॉल्ड heterogeneous hydrogenation, and Wilkinson catalyst gets dissolved in solvent, that is why it is homogeneous hydrogenation. ऐसा करके आप लिख लो। इसका नाम भी लिख सकते हो बेटा, ट्रेस ट्राइफिनाइल क्लोरोडियम। कॉपी कर लिया बेटा? अभी कॉपी